पहले दो तस्वीरें। पहली तस्वीर जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो झारखंड विधानसभा की है। ये दो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हम रख रहे हैं, जिसमें पहली तस्वीर झारखंड विधानसभा की, जहां नियोजन नीति को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच घमासान छिड़ा हुआ है। और ये दूसरी तस्वीर जमशेदपुर के एक हाई स्कूल की है, जहां बच्चे और उनके अभिभावकों ने स्कूल के बाहर जमकर बवाल काटा। ये दोनों खबरें आज हम आपको इस बुलेटिन में दिखाने वाले हैं, लेकिन सबसे पहले बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जमशेदपुर के हाई स्कूल की खबर से। जमशेदपुर के एक हाई स्कूल में आज बच्चों और अभिभावकों ने जमकर हंगामा किया। अभिभावक प्रिंसिपल के चैम्बर तक घुस गए। मामला इतना बढ़ गया कि स्कूल प्रबंधन को पुलिस बुलानी पड़ी। पर यह हंगामा हुआ क्यों, इस रिपोर्ट में देखिए। ये तस्वीर है जमशेदपुर के टैगोर सोसाइटी हाई स्कूल की, जहां एक साथ 84 बच्चों को स्कूल के बाहर का रास्ता दिखा दिया गया, क्योंकि ये बच्चे परीक्षा में फेल हो गए। स्कूल प्रबंधन ने बच्चों को उनके रिजल्ट के साथ साथ टीसी भी थमा दिया। टीसी दिया गया है और हमको 9 में प्रमोशन चाहिए। दूसरा स्कूल में वार्निंग दे के बच्चों को 9 में भेज दे रहा, पर ये स्कूल नहीं भेज रहा है। और हम चाहते हैं कि हमको भेजे 9 में, कि हम लोग अभी ठीक किए तो अभी खराब किए तो 9 में जाके अच्छा कर लेंगे। मतलब मेरे जैसा भी मार्क्स बहुत कोई का आया, मगर वो लोग को प्रमोट कर दिया गया है। मेरे सामने अभी एक आंटी थी, उनका रिजल्ट देखे तो वो उसको प्रमोट कर दिया, मेरे को नहीं किया प्रमोट। अपने बच्चों का भविष्य अंधकार में जाते देख अभिभावकों का गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने स्कूल के बाहर हंगामा शुरू कर दिया। बच्चों और अभिभावकों की मांग है कि उन्हें अगली कक्षा में प्रमोट किया जाए। अगर बच्चा का दूसरा स्कूल में है तो टेंशन वाली बात हो गई ना। आप रिपोर्ट कार्ड लेने के लिए बुलाए और आप यहाँ टीसी पकड़ा दे रहे। और यहाँ कोई मीटिंग नहीं हुआ, कोई पेरेंट्स मीटिंग नहीं हुआ था कि आपको बच्चा को टीसी दिया जाएगा। बच्चा अभी मेरा थोड़ा कम नंबर लाया है तो फेल हो गया ट्यूशन, बिना ट्यूशन के लिए। हम बोले अच्छा इस बार पास कर दीजिए, कहाँ लेके जाएंगे? हम घर में कपड़ा सिलाई करके इसको पढ़ाते हैं, कुछ नहीं, सर्टिफिकेट पकड़ा दी। बताइए हम फीस तक किस तरह बाहर के ट्यूशन नहीं रख के उसको पढ़ा रहे हैं। स्कूल के प्रिंसिपल मधुचंदा मजूमदार ने बताया कि जिन बच्चों को टीसी दिया गया है वे काफी कमजोर हैं। पहले भी इन्हें चेतावनी दी गई थी कि सभी मन लगाकर पढ़ाई करें। अगर वो फेल हो गए तो उन्हें स्कूल से निकाल दिया जाएगा। हम लोग बोलते गए, वो लोग को वार्निंग भी दिए जे तुम लोग पढ़ो अच्छा से, नहीं तो टीसी मिल जाएगा। सेशन का शुरू में हम एक क्राइटेरिया शीट बना के सब गार्जियन को देके साइन कराए, जो पास नहीं होगा तो क्या होगा, सब कुछ, जो कितना परसेंटेज होने से पास है। डायरी में भी लिखा है जो कितना परसेंटेज होने से पास होता है। लेकिन साल भर वो लोग कोई कोशिश नहीं किए। गार्जियन से बोल के चले जाते, हाँ हो जाएगा हो जाएगा। लेकिन देखिए 8 से 9, 9 से 10 हर साल ऐसा होगा तो कैसे हम लोग का ये जो है एजुकेशन सिस्टम कैसे अच्छा होगा। प्रबंधन ने साफ तौर पर कह दिया है कि इस मामले में कमेटी के साथ बैठक करने के बाद ही ये फैसला किया जाएगा कि आगे क्या करना है। लेकिन बड़ा सवाल ये कि एक ही स्कूल में इतने सारे बच्चे आखिर फेल कैसे हो गए? क्या बच्चों के खराब रिजल्ट को लेकर शिक्षकों और स्कूल की कोई जवाबदेही नहीं बनती? न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से प्रभंजन कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। नियोजन नीति पर झारखंड विधानसभा में आज भी संग्राम देखने को मिला। सदन के अंदर से बाहर तक बीजेपी विधायकों ने विरोध प्रदर्शन किया। आखिर क्यों बीजेपी सरकार से नियोजन नीति पर आमने सामने है, इस रिपोर्ट को देखिए। नियोजन नीति के मुद्दे पर झारखंड विधानसभा में मंगलवार को भी हंगामा देखने को मिला। सदन के बाहर हंगामे के बाद बीजेपी के विधायकों ने सदन के भीतर भी विरोध प्रदर्शन जारी रखा। बीजेपी विधायक 60-40 न्याय चलतो लिखा टी शर्ट पहनकर वेल में पहुंच गए और नियोजन नीति वापस लेने की मांग करते रहे। इस हंगामे के बीच प्रश्नकाल की कार्यवाही जारी रही। बीजेपी विधायकों की नारेबाजी पर सत्ता पक्ष के विधायकों की ओर से नाराजगी जताई गई। अध्यक्ष ने भी हर दिन प्रश्नकाल बाधित किए जाने पर नाराजगी जताई।
भारी शोर शराबे के बीच सदन की कार्यवाही पहले 12:30 बजे और फिर दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। आखिर बीजेपी क्यों नियोजन नीति का विरोध कर रही है, इसे भी जान लीजिए। दरअसल भारतीय जनता पार्टी सरकार की नियोजन नीति का विरोध कर रही है। सरकार की बनाई 60-40 के अनुपात वाली रिक्रूटमेंट पॉलिसी का विरोध, तृतीय और चतुर्थ वर्ग की नौकरियों में बाहरी लोगों का दखल बढ़ने का आरोप। क्यों? देखिए, झारखंड को भगोड़ा मुख्यमंत्री नहीं चाहिए। मुख्यमंत्री जी ने 2 दिन पहले कहा कि सदन में इस विषय पर जवाब दूंगा। 48 घंटे से ज्यादा हो गए, 72 घंटे हो गए, क्षमा करिए, और मुख्यमंत्री ने कोई जवाब नहीं दिया। आपने पहले कहा था कि 32 लागू हो नहीं सकता, फिर कहा लागू करूंगा, फिर कहा लागू हो गया, फिर जोहार यात्रा निकाला और अब बैकफुट पर आ गए। देखिए, ये सबसे ज्वलंत विषय आज झारखंड प्रदेश का है। बेरोजगारी सबसे बड़ा विषय है। रोजगार आप नहीं दे पा रहे हैं नियोजन नीति के चलते। नियोजन नीति में बराबर आप यू टर्न ले रहे हैं। कभी 1932 के खतियान का बात करते हैं, कभी ओपन ऑफ ऑल का बात करते हैं, कभी 60-40 का बात करते हैं। बीजेपी ही नहीं, जेएमएम विधायक लोबिन हेम्ब्रम ने अपनी ही सरकार के खिलाफ सवाल उठाते हुए कहा कि नियोजन नीति को लेकर पूरे प्रदेश के युवाओं में आक्रोश है, जबकि आजसू ने भी नीति को लेकर गंभीर सवाल किए। ये नियोजन नीति को लेकर के पूरे झारखंड प्रदेश में युवाओं में, युवतियों में एक खलबली है कि आखिर ये क्या हो रहा है। ये 60-40, 60-40 क्या है? 60-40 ये हमको समझ में नहीं आ रहा है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री को ये बाहरियों से इतना प्रेम कैसे हो गया है? अरे जो यहाँ के लोग हैं, जो यहाँ के अस्थायी निवासी है, जिसके पास में खतियान है, खतियान आधारित नियोजन नीति होना चाहिए। चाहे सर्वे आगे पीछे हुआ हो, जिसके हाथ में खतियान है वही है यहाँ का मूलवासी, वही है यहाँ का आदिवासी, वही यहाँ का स्थानीय है। तो इसको करने में क्या लगा है? झारखंड की जनभावना है और जनभावना पर प्रश्न जनता के बीच में, छात्रों के बीच से आएगा तो निश्चित रूप से उसका आदर सम्मान करते हुए उनको बात में बोलना पड़ेगा। और ये स्थिति अभी प्रारंभ हुई है, ये बड़ा होगा। स्पष्ट करें ना, जनता को समझाए, जाके लाए, बात अपना रखे, पहले अपने विधायक को समझाए, अपने विधायक के प्रश्नों पर पहले जवाब दे। अगर उसको राज्य की जनता की चिंता नहीं है, उनकी भावना की चिंता नहीं है, तो माननीय पहले अपने विधायक और की भावनाओं का सम्मान करे और उनका जवाब देना प्रारंभ करे। हेमंत सोरेन सरकार की नियोजन नीति की कमी विपक्ष ही नहीं निकाल रहा, बल्कि सत्ता पक्ष में शामिल पार्टी के विधायक भी सरकार की नीति पर सवाल उठा रहे हैं। ऐसे में सत्र के दौरान सदन की कार्यवाही यूं ही गर्म नजर आने वाली है। न्यूज़ 18 के लिए रांची से अविनाश कुमार और निरंजन कुमार की रिपोर्ट। पूर्व कृषि मंत्री और विधायक रणधीर सिंह और बीजेपी विधायक बिरंची नारायण ने राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने सरकार पर सदन में चर्चा से भागने का आरोप लगाया, साथ ही सरकार के सर्वे को फर्जी बता दिया। इनका सर्वे फर्जी है। इनके सर्वे में अगर दम होता तो जो 5 लाख लोगों ने ट्रेंड किया, 60-40 ना चलतो, वो ट्रेंड करने की जरूरत नहीं पड़ती। जांच करा के देख ले, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। राज्य सरकार के कई स्कीमें, महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं जहां पे इनका खर्च नहीं हुआ। कृषि विभाग में 28/2/2023 तक इनके मात्र 5.5% खर्चे हुए योजना मद में। अगर इनके ऋण वितरण योजना को छोड़ दिया जाए तो 5.5% मात्र ये खर्च कर पाए हैं। उसी तरह सहकारिता विभाग की ये हालत है। सहकारिता विभाग में जो कोल्ड स्टोरेज बनना था या जो शीतगृह बनना था, उसके पैसे को इन्होंने क्या किया, भवन निर्माण विभाग में हस्तांतरित करके ये खर्चा दिखा दिए हैं। मंत्री चंपई सोरेन ने भारतीय जनता पार्टी पर तंज कसते हुए कहा कि उनके पास बोलने के लिए कुछ भी नहीं है, इसलिए ट्विटर पर वो बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सिर्फ 4 लोगों ने ट्वीट किया और उसे 4 लाख बार रिट्वीट किया गया। उन्होंने कहा कि नियोजन नीति को लेकर सरकार का रुख स्पष्ट है। अरे इन लोग का जो 60-40 कहां से आ गया ये पता नहीं चल रहा है, किस जगह का पेड़ है। जनता का गुमराह करने के लिए इनका बस कोई मुद्दा अभी नहीं बचा। और वो जो 4 लाख बोलते ट्वीट किया, वो भी हम लोग विस्तार से कल कह दिया था, वो 4 आदमी 4 लाख हुआ। माले विधायक विनोद कुमार सिंह ने झारखंड में किसानों की हालत पर चिंता जताते हुए कहा कि राज्य में किसानों की हालत बहुत दयनीय है। एक तो खेती लायक जमीन बहुत कम है और तो और सिंचाई का बिल्कुल साधन नहीं है। जो योजना बनाई जाती है उसका भी पूरी तरह से पालन नहीं किया जाता है। जरूरत के अनुसार लोगों के खाद्यान्न के पैदावार नहीं है,
जहां जिस राज्य में सबसे ज्यादा भूखमरी है, आपको अनाज खरीदने के लिए दूसरे पर निर्भर होना है, तो वहां जो सबसे जोर होना चाहिए कि हमारा कृषि उपज बढ़े। अब ये जो ज्यादातर खर्च हो रहे हैं, कोई उसके लिए नई पाइपलाइन लेने के बजाय महज कुछ अनुदान, महज कुछ मशीन और इस पे खरीद में, और जाहिर सी बात है ये जितने आ रहे हैं उसमें घोटाले और त्रुटियां आ रहे हैं। तो हमने कहा जो सबसे ज्यादा जरूरी है कि इस पे तो कोई लक्ष्य नहीं कि कृषि योग्य भूमि की मात्रा बढ़े, आप बढ़ाएं, और जो कृषि योग्य भूमि है उसमें भी जो 33% से ही ज्यादा सिंचाई, 33% ही आप सिंचाई उसमें कर पा रहे हैं, लोगों को सिंचाई नहीं दे पा रहे हैं, तो आप इस दिशा पे क्यों नहीं, आप बताएं। आईएएस अधिकारी राजीव अरुण एक्का मामले में न्यायिक आयोग के गठन को आई वॉश बताए जाने पर सीएम हेमंत सोरेन ने बीजेपी पर पलटा किया है। सीएम ने कहा कि बीजेपी के लिए कौन सा शब्द उपयोग किया जाए ये सोचना पड़ता है। मैं उनके लिए कौन सा शब्द उपयोग करूं, मैं सोच रहा हूं कि अब वो किन किन सहारों के भरोसे आने वाला समय में अपनी राजनीतिक रोटी सेकेगी, ये तो समय आने पर ही पता चलेगा। लेकिन वर्तमान स्थिति में मैं यही कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी फिलहाल आप प्रिय बंधुओं के सहारे ही उनकी अभी रोजी रोटी चल रही है। झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो को बेहतर इलाज के लिए रांची से चेन्नई ले जाया गया है। एयरपोर्ट पर शिक्षा मंत्री के आने से पहले सारे इमरजेंसी गेट खोल दिए गए थे ताकि शिक्षा मंत्री चार्टर्ड प्लेन के जरिए सीधे प्रवेश कर सकें। शिक्षा मंत्री को छोड़ने के लिए उनके परिवार के कई लोग एयरपोर्ट पहुंचे थे। उनके साथ एयर एम्बुलेंस से उनके बेटे दिवाकर महतो चेन्नई गए हैं। शिक्षा मंत्री के करीबियों ने बताया कि कुछ दिनों से उन्हें थोड़ी परेशानी आ रही थी, इसलिए बेहतर इलाज के लिए उन्हें चेन्नई ले जाया गया है। जायजा लिया संवाददाता रूपाली त्रिपाठी। हल्का सांस लेने में तकलीफ थी उनको, अभी वो ठीक ठाक है और अभी वो फॉलोअप के लिए चेन्नई गए हैं वापस। हल्का फुल्का तकलीफ थी, नेबुलाइजर सब ठीक है, सब ठीक है। सर उनका ट्रांसप्लांट भी हुआ था, तो क्या उसमें भी कुछ दिक्कतें आ रही हैं? नहीं, ऐसा अभी कुछ नहीं है, हल्का फुल्का उनको तकलीफ था, उसके लिए नॉर्मल चेकअप के लिए गए। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो की तबीयत बिगड़ी, जिसके बाद उन्हें सीधा निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। वहां पर उनकी हालत जो है वो स्थिर बताई जा रही है। उसके बाद उन्हें चेन्नई अपोलो रेफर कर दिया गया है। ठीक पीछे तस्वीरों में एयरपोर्ट में वो पहुंचे हैं, यहां से उन्हें अपोलो लेकर जाया जा रहा है। फिलहाल जो मंत्री जी हैं वो होश में हैं, उनके कई यहाँ पर साथी मौजूद थे अस्पताल में जो कि उनसे अंदर से मिलकर आ रहे हैं। कैसी स्थिति थी? स्थिति अच्छी है उनकी, जो है स्थिति अच्छी है। थोड़ा सा भतीजे की शादी में गए थे, जिसके चलते उनका थोड़ा सा रूटीन गड़बड़ हो गया था। दवा हुआ खाने में भी थोड़ा सा जो है लेट सेट हो गया और कुछ खा भी लिए, जिसके चलते थोड़ा गैस का प्रॉब्लम हो गया था और अनईजी फील कर रहे थे। खास क्या दिक्कत देखने को मिला, डॉक्टर क्या बता रहे हैं? वो उनका जो है थोड़ा सा पेट थोड़ा सा फूला हुआ था, गैस का प्रॉब्लम था जो है, और प्रेशर क्लियर नहीं हो पाया था, जिसके चलते थोड़ा सा अनईजी फील कर रहे थे और इसीलिए बेहतर इलाज के लिए वो चेन्नई से, क्योंकि वहाँ से इलाज चल रहा है उनका जो है। जी जी जी। तो बता दें कि जगन्नाथ महतो के जो इलाज है वो चेन्नई अपोलो से पहले से भी चलता आ रहा है। इसी विषय में उन्हें यहाँ से एक बार फिर से रेगुलर रूटीन चेकअप के लिए लेकर जाया जा रहा है और जो शारीरिक अवस्था है उसे देखते हुए बताया जा सकता है जो पेशेंट हैं वो अभी फिलहाल बिल्कुल स्टेबल हैं और आगे की इलाज के लिए, बेहतर इलाज के लिए उन्हें चेन्नई अपोलो लेकर जाया जा रहा है। कैमरामैन प्रभाकर के साथ रूपाली त्रिपाठी, न्यूज़ 18 रांची। बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि पूर्व प्रधान सचिव राजीव अरुण एक्का को बचाने के लिए न्यायिक जांच आयोग का गठन किया गया है। उन्होंने कहा कि राजीव अरुण एक्का का तबादला किया गया है, ये कोई सजा नहीं है, उन पर एफआईआर कर उन्हें अविलंब निलंबित किया जाना चाहिए। जो राजीव अरुण एक्का को बचाने के लिए पहले तो उन्होंने क्या किया कि भाई विभाग उनका चेंज कर दिया। भाई ट्रांसफर कोई पनिशमेंट नहीं होता है, सजा नहीं होती है। ट्रांसफर तो रेगुलर भी होते रहता है सचिवों का या पदाधिकारियों का, कर्मचारियों का। हम लोगों ने क्या मांग किया था? भाई उनको निलंबित करनी चाहिए थी, उनके ऊपर एफआईआर होनी चाहिए थी।
लेकिन वो सब किया नहीं। उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए थी, जो कि महत्वपूर्ण पदों पर बैठे हुए हैं, तो उनको बचाने के लिए ये उन्होंने जांच बिठाया। रांची सदर अस्पताल को सुपर स्पेशलिटी अस्पताल बनाने की कोशिशें 2007 से चल रही हैं। इन 16 सालों में पूरा स्वास्थ्य महकमा और रांची सदर अस्पताल प्रबंधन कई बार निशाने पर रहा। कोरोना काल के दौरान झारखंड हाईकोर्ट ने भी सख्ती दिखाई, जिसके बाद रांची सदर अस्पताल को सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के रूप में हैंडओवर कर दिया गया। पर हकीकत क्या है, देखिए ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट। रांची सदर अस्पताल को सुपर स्पेशलिटी अस्पताल बनाने का सफर साल 2007 में 143 करोड़ की राशि के साथ शुरू हुआ था। रांची के सिविल सर्जन ने सदर अस्पताल को 9 नवंबर 2022 को हैंडओवर तो ले लिया, लेकिन सदर अस्पताल को सुपर स्पेशलिटी अस्पताल बनाने की कोशिश अब भी अधूरी ही है। बजट बढ़ चढ़कर 143 करोड़ से 370 करोड़ के पार कर गया। हालांकि इस दौरान कोरोना काल में झारखंड हाईकोर्ट ने अस्पताल को लगातार अपनी सुनवाई के दायरे में रखा। इस दौरान कोर्ट में दी गई 14 डेडलाइन पार कर गई, जिसके बाद कोर्ट की सख्ती को देखते हुए सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के नए भवन को हैंडओवर ले लिया गया। सुपर स्पेशलिटी के तौर पर सदर अस्पताल में जो सुविधाएं देनी थी, उनमें प्रमुख तौर पर हैं 500 बेड, मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, मेडिसिन, ओपीडी, किचन और कैंटीन का विस्तार कर सेंट्रलाइज्ड फायर सिस्टम लगाना, ओपीडी, लॉन्ड्री, 3 लिफ्ट का संचालन, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, जनरल मेडिसिन रूम, लेबर रूम, न्यूट्रिशन रूम, चाइल्ड केयर ओपीडी, डॉग बाइट रूम, फार्मेसी सहित कई दूसरी सुविधाएं शामिल हैं। एक 500 बेड की बात थी कि 500 बेड जो होंगे सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के, 500 मरीज होंगे, तो कैंटीन का विस्तार भी कुछ उसी तरीके का हो। लेकिन कैंटीन आप देख रहे हैं, यहीं पर खाना बनता है। हमारे साथ जो हैं झारखंड हाईकोर्ट में जो पेटिशनर थे इस पूरे मामले के, ज्योति शर्मा हमारे साथ हैं। सर, मैं तो आया हुआ हूँ, आप देख सकते हैं कि बिल्कुल ये कोर्ट को गुमराह किया गया है। और मैं आपको वास्तविक रूप से बोलना चाहूँगा कि कोर्ट के प्रेशर में हैंडओवर लिया गया है। जो आपको देने की बात थी, जैसे लॉन्ड्री थी, SSD मशीन थी, मेडिकल गैस पाइपलाइन थी, अल्ट्रासाउंड मशीन देने की बात थी, सोलर सिस्टम देने की बात थी, फायर, और एक महत्वपूर्ण चीजें बता दे रहा हूं, जो मैं कैंटीन में हूं, इनका पास मेरे ख्याल से फायर का NOC नहीं लिया गया है। इनके पास इन्वायरमेंटल क्लियरेंस सर्टिफिकेट नहीं है। और किस दबाव में सिविल सर्जन जी ने हैंडओवर लिया है, ये तो सोचने वाली बात है। सदर अस्पताल के किचन और कैंटीन से लेकर कहीं भी सेंट्रलाइज्ड फायर सिस्टम नजर नहीं आता। हाल तो ये है कि ज्यादातर फायर सिस्टम एक्सपायर कर चुके हैं। हैंडओवर के बाद जिस सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में नए भवन को मरीजों से गुलजार रहना चाहिए था, वहां बिल्कुल सन्नाटा पसरा है। मरीज परेशान हैं, जबकि देरी के लिए सिविल सर्जन के अलग ही तर्क हैं। सुपर स्पेशलिटी अस्पताल नाम सुने हैं, कोई सुविधा मिल नहीं रहा है। हम लोग आज का डेट मिला था ऑपरेशन के लिए, अभी ऑपरेशन मेरा हो नहीं रहा। उसमें IPHL जो लैब है, स्पेशलाइज्ड लैब हम लोगों का है, वो तैयार होना है। और उसके लिए कुछ जो इंफ्रास्ट्रक्चर में थोड़ा चेंजेस है, कुछ नई मशीन लानी है, जिसके लिए सारा कुछ बन गया है। और ज़्यादातर 90% मशीन तो मेरे यहाँ है। कुछ जो नया लाना है उसके लिए विभाग से आया जाएगा, और हॉस्पिटल हम लोग इस महीने में स्टार्ट कर देंगे। लेकिन हो सकता है कि IPHL नॉर्म जो है उसमें थोड़ा उनके चलते जो लैब बनना है उसमें थोड़ा सा विलम्ब हो सकता है। ये आपको यहाँ से लेकर जहाँ तक आपकी नजरें जाएंगी, सिर्फ आपको चमचमाती बिल्डिंग, चमचमाते कमरे आपको नजर आएंगे, लेकिन सुविधाओं के नाम पर आपको कुछ भी नजर नहीं आएगा। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि झारखंड हाईकोर्ट ने जिस बात को लेकर सख्ती दिखाई थी, साथ ही यह गंभीर टिप्पणी की थी कि कोरोना काल में जिस तरीके से मरीजों को इलाज की जरूरत थी, उस इलाज को लेकर सदर अस्पताल को सुपर स्पेशलिटी अस्पताल, जिसको लेकर 2007 से प्रक्रिया चल रही है, 2023 में हम पहुंच चुके हैं, लेकिन बिल्डिंग मिला, सब कुछ मिल गया, हैंडओवर भी ले लिया गया, लेकिन अब तक मरीजों को उसका लाभ नहीं मिला है। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18, रांची। झारखंड के CID के द्वारा जल्द ही एक नया ऐप लॉन्च किया जाएगा। इस ऐप के जरिए न सिर्फ साइबर अपराधियों बल्कि मंचलों पर भी नकेल कसी जा सकेगी। इसे लेकर तमाम प्रक्रियाएं अपने अंतिम चरण में है। ये ऐप झारखंड पुलिस के वेबसाइट पर ही दिखेगा, जिसमें वैसे लोगों का नंबर डाला जा सकेगा जिससे आप परेशान हैं। नंबर ऐप में डालते ही वो नंबर CID के पास फीड हो जाएगी, जिसके बाद नंबर की जांच की जाएगी और उसके बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
एक ऑनलाइन ऐप बनाएंगे, एक ऑनलाइन हमारा जो झारखंड पुलिस की वेबसाइट है वहाँ पे हम ऑप्शन देंगे, एक लिंक देंगे, उस लिंक पे कोई भी जाकर के उसमें हरासमेंट भी हो सकता है, कोई लड़की को कोई लड़का फ़ोन से परेशान कर रहा है या किसी को कोई साइबर का कोई अपराध कर रहा है या कोई और किसी तरह से कोई तंग कर रहा है या किसी को डिस्टर्ब कर रहा है या कोई फिशिंग मैसेजेस कर रहा है, तो हम लोग उसको वहाँ पे डालेंगे और उन मोबाइल नंबर्स को हम लोग इकट्ठे करके उनकी जांच करवाएंगे। पतरातू लेक परिसर में आइसक्रीम बेचने वाले 2 लोगों से साइबर ठगों ने 1,73,000 की ठगी कर ली। दोनों पीड़ित ठेले पर आइसक्रीम बेचने का काम करते हैं। बताया जा रहा है कि मुकीम के मोबाइल पर फोन आया और आइसक्रीम का ऑर्डर बुक करने की बात कही गई और फोन पर आया ओटीपी पूछा गया। ओटीपी बताते ही दोनों के बैंक खाते से 1,73,000 रुपए कट गए। मुकीम के खाते से 62,000 रुपए तो मुदस्सिर के खाते से 1,11,000 की ठगी हुई है। पैसा डालना था उसको, लेकिन वो बोला कि गलत पासवर्ड हो गया है, सो पैसा अब नहीं जाएगा आपका, इतना डालिएगा तब जाएगा। उसके बाद है कि बोला कि नहीं से आप फिर ऐसे इतना अमाउंट डालिए। तब हम इसी तरह करते करते 35,000 रुपया डाल दिए, 37,000 रुपया। उसके बाद फिर बोला कि आपको 10 या 15,000 कितना बोला, वो मोबाइल में है मेरा रिकॉर्ड, वो डालने के लिए बोला, तो वो भी डाल दिए। ठीक है, उसके बाद मेरा पास 25,000 जो अपना बंदा से लिए थे कर्ज के रूप में, वो भी पैसा मेरा चला। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही।